नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का फाइनल और मैं हूं तिशा गुप्ता। सियासी खबरों से पहले एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, 205 करोड़ की 18 अचल और 161 अचल संपत्तियां कुर्क की गई। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की संपत्तियां कुर्क की गई है। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाले मामले में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सभी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर समेत कई आरोपियों की संपत्ति अस्थायी रूप से ईडी ने जब्त कर ली है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, ईडी ने शराब घोटाले मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के खिलाफ। फिलहाल क्या पूरी जानकारी? देखिए त्रिशा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ये घोटाला सामने आया था। काफी विवाद इस मसले को लेकर हुआ था और इसमें गिरफ्तारियां भी ईडी ने की थी। कई जगह छापेमार कार्रवाई की थी इस मसले पे। जो पूर्व आईएएस है अनिल टुटेजा, उनको फिर से नई सीएसआर के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जो कारोबारी हैं अनवर ढेबर, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। वो भी गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं। और अब इस मसले पे एक बड़ा अपडेट आया है, बड़ा एक्शन ईडी की टीम ने लिया। बाकायदा ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ये एक्स में पोस्ट किया और जानकारी दी है कि शराब घोटाले के जो आरोपी हैं पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर सहित अन्य आरोपियों की लगभग 205.49 करोड़ की 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया है। खुद ईडी ने ट्वीट कर एक्समें पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। जी हेमंत, कुल 205 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। संपत्तियां जब्त की गई है। अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के अलावा और किन मुख्य आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं ईडी द्वारा? देखिए, प्रमुख रूप से अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर का नाम ही लिया गया है। इसमें कई और अन्य आरोपी हैं, उनकी भी संपत्ति कुर्क की गई है। उनके बारे में फिलहाल जो कौन है उनका नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा ही। और बड़ा एक्शन इनके खिलाफ लिया गया था और इनमें ज्यादातर संपत्तियां इन्हीं दोनों की है। चलिए ठीक है, शुक्रिया हेमंत जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देश में तीसरे चरण का चुनाव अब नजदीक आता जा रहा है। चुनावी मैदान में प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हैं। वो मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तीसरे चरण की कुछ हॉट सीटों पर सियासी पारा आसमान छू रहा है। अगले आधे घंटे में देखेंगे कुछ हॉट सीटों के हाल, साथ ही नजर रहेगी बड़ी सियासी खबरों पर। देखते रहिए सत्ता का फाइनल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। तीसरे और चौथे चरण के प्रचार में महिला मतदाताओं को कांग्रेस हो और बीजेपी दोनों ही रिझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के प्रचार में महिलाओं को लखपति बनाने के दावे जोर शोर से किए जा रहे हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत बीजेपी सरकार हर महीने महिलाओं को 1250 रुपए दे रही है। विधानसभा चुनाव में यही योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनी थी। शायद इसलिए इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी महिलाओं को लखपति बनाने की योजना लाई है। भिंड में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो,
चाहे छोटे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी। राहुल का ये बयान पहले भी कई चुनावी मंचों से आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही राहुल ने ये बयान दिया, बीजेपी ने अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल पर तंज कस दिया। राहुल गांधी जी को नकल करने के लिए जिस अकल की आवश्यकता समझता हूं कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। राहुल गांधी जी ने लाडली लक्ष्मी की नकल में महालक्ष्मी की बात जरूर कर रहे हैं, पर राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि वो सनातन धर्म की शक्तियों का विरोध करते हैं, और सनातन धर्म की शक्ति माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती। तो राहुल गांधी जी पहले तय कर लीजिए, आपका भाषण है कि आप सनातन धर्म की शक्तियों का विरोध करते हैं। हमारे शक्ति मातृ स्वरूप नारी स्वरूप है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महिला वोटर्स को रिझाने में लगी हुई है। देश में राहुल जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, महालक्ष्मी योजना का जिक्र जरूर कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी भी अपनी सभाओं में महिलाओं को लखपति बनाने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। मोदी अपने भाषणों में 3 तलाक और महिला आरक्षण की भी बार बार याद दिलाते रहते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से संजय डोंगर दिवे की रिपोर्ट। साल था 1916 और महीना था दिसंबर। तब लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। अधिवेशन में शामिल हो रहे महात्मा गांधी से मिलने के लिए उस समय युवा जवाहरलाल नेहरू खास तौर पर लखनऊ आए थे। कांग्रेस के 2 प्रमुख दिग्गजों की पहली मुलाकात का गवाह बने लखनऊ में आज कांग्रेस अपना वजूद तलाश रही है। क्यों और कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ में वैसे तो 1984 के बाद से ही कांग्रेस का ग्राफ गिरने लगा था, और इसका असर 1989 के चुनाव में देखने को मिला, जब जनता दल से मानधाता सिंह चुनाव जीत कर आए। इसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का युग आया, जब लखनऊ के बड़े ब्राह्मण नेता उनसे जुड़ गए। ये वो दौर था जब लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से तकरीबन 15% ब्राह्मण वोट कांग्रेस से खिसककर भाजपा के पाले में आ गए। अटल जी के बाद अब ये सीट बीजेपी के राजनाथ सिंह के कब्जे में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सपा से गठबंधन के बाद लखनऊ में इस बार कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। हार जीत से इतर पहली बार मतदाता को लखनऊ में ईवीएम पर पंजे का निशान देखने को ही नहीं मिलेगा। अब एक नजर में देखिए लखनऊ लोकसभा सीट का इतिहास। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, तब कांग्रेस की विजय लक्ष्मी पंडित यहां से जीती। 1955 में कांग्रेस के ही टिकट पर शिवराजवती नेहरू यहां से जीती। 1957 में भी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, जब पुलिन बिहारी बनर्जी यहां से जीते। 1962 के चुनाव में बीके धवन जीते और सीट कांग्रेस के ही खाते में रही। 1967 के हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण मुल्ला को यहां से जीत मिली, लेकिन अगले ही चुनाव में 1971 में एक बार फिर सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। शीला कौल यहां से जीती। 1977 के चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा जनता दल से खड़ी हुई और इस सीट को अपने कब्जे में लिया। 1989 में जनता दल के ही टिकट पर मानधाता सिंह लखनऊ सीट से जीते। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आया, जो 1991 से शुरू हुआ। 1996 में भी अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से जीते। 1998 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत दर्ज की। 1999 और 2004 के चुनाव में भी अटल बिहारी वाजपेयी कमल के निशान पर जीत हासिल कर इस सीट को अपने कब्जे में रखने में कामयाब हुए। इसके बाद लगातार ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही। 2009 में यहाँ से लालजी टंडन जीते, जबकि 2014 में राजनाथ सिंह ने जीत दर्ज की, और पिछले चुनाव यानी 2019 में भी ये सीट बीजेपी के नाम रही। राजनाथ सिंह फिलहाल यहाँ से सांसद हैं। लखनऊ सीट का इतिहास ये बता रहा है कि बीजेपी ने यहाँ शहर का मिजाज भांप लिया है। 1991 से शुरू हुआ बीजेपी का दौर अब तक अजेय है, लेकिन बीजेपी इसे कब तक कायम रख पाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पंडित नेहरू और गांधी जी की पहली मुलाकात इसी लखनऊ शहर में 1916 में दिसंबर के महीने में हुई थी। उसके बाद इन दोनों महापुरुषों ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश को आजाद किया। आजादी के बाद से कांग्रेस लगातार लखनऊ में
चुनाव लड़ती रही, जीतती रही। लेकिन काशीराम और मुलायम के उभार के बाद कांग्रेस शीला कौल और विजय लक्ष्मी पंडित को स्थापित करने में इस तरह उलझ गई कि धीरे धीरे लखनऊ से खत्म होती चली गई। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। हार जीत तो अपनी जगह पर, इस बार वोटिंग मशीन में कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा मतदाताओं को दिखाई नहीं पड़ेगा। जो कांग्रेस पूरे देश में राज किया, इस तरह लखनऊ से खत्म हो जाएगी, किसी को कल्पना नहीं थी। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ राघवेंद्र त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते लखनऊ शहर का सियासी पारा चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ से लगातार 2 बार के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उतारा है, जिनका मुकाबला सपा के रविदास मेहरोत्रा से होगा। लखनऊ लोकसभा सीट पर लोगों की राय है कि वो इस बार विकास और लोकल मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से संवाददाता पवन कुमार सिंह ने उनकी राय जानी। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सपा से रविदास मेहरोत्रा मैदान में हैं। मॉर्निंग वॉक पर आए हुए लोगों से करते हैं राय शुमारी। लखनऊ में चुनाव एक पक्षीय चुनाव होगा और बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। लखनऊ में वन पक्ष मतलब जो है वो मतलब होगा। राजनाथ सिंह जी जो है बीजेपी ही की गवर्नमेंट बनेगी। राजनाथ सिंह जी जो है भारी बहुमतों से विजयी बनेंगे। सुरक्षित है, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट काफी अच्छा कर रहे हैं। महंगी हुई है, बहुत सारी चीजें किचन की महंगी हुई है, इस पे क्या सरकार से कुछ उम्मीद रखती हैं? सरकार कम हो रहा है, कम हो रहा है, 1100 से नीचे आ गया है, 850। उम्मीद है, क्यों नहीं उम्मीद है, कम हो जाएगा आराम से, धीमे धीमे। इस बार देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे यूपी और इंडिया में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गए। तो हम इस बात से खुश है कि सारे सड़कें बन गए, इंटरनेट आ गए, ये वो बड़ी सहूलियत हो गई। बाकी हम किसी जाति धर्म पे कोई विचार विमर्श नहीं करती। क्या लखनऊ के लोकसभा चुनाव में प्रॉपर अगर सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं तो ऐसे तो सारा अच्छा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक और ये जो सुबह स्कूल वाले जाम लगा देते हैं, थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना है। ट्रैफिक अभी जो इस समय सांसद हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कई फ्लाईओवर बनवाए हैं। हाँ, इस बार भी क्या अभी वो जाम के ही मुद्दे रहेंगे या और भी? थोड़ा सा ट्रैफिक जाम से राजनाथ साहब बढ़िया काम किए हैं। और ये जो 2 बंधे वाली रोड और वो रोड बनाया वो अच्छा है। और पार्कों में जो इन्होंने वो लगवाया है, क्या बोलते हैं, ओपन जिम, वो बहुत अच्छा है। लखनऊ की जनता अगर हम लोग के नजर से देखा जाए तो सबसे पहले चाहती है कि जाम की समस्या जो लखनऊ में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम लोग पहले देखते थे कि हम लोग सड़क पे आराम से निकल जाते थे, तो इस समय ऐसा लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए अगर हम लोग ठीक से पहुंच पाए ना पहुंच पाए। इसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझको लगता है वो जाम की समस्या की, ट्रैफिक की व्यवस्था सही की जाए। यहाँ पर फ्लाईओवर कुछ बन रहे हैं और फ्लाईओवर बने, जैसे क्रॉसिंग्स हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं थोड़ी सी व्यवस्था की जाए। और साथ साथ में लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाए कि किस प्रकार से हम एक अच्छे नागरिक बने और कैसे बच सकें। देखिए, लखनऊ की जनता ये चाहती है उसकी सुविधाओं में इजाफा हो। जैसे सरकार ने काफी पुल वुल बनाए हैं, लेकिन एक जाम की समस्या बहुत बड़ी है। इसके साथ ही लखनऊ के नागरिकों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता है। और इसके साथ ही ये भी हम लोगों को चाहिए कि भाई मेडिकल की समस्या बहुत बड़ी है। ये मेडिकल की समस्या लोगों को मिलनी चाहिए। हम लोगों के पास, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं और तमाम इस तरीके की, मतलब अभी कल की खबरें हैं, मेडिकल कॉलेज में सुई और सिरिंज नहीं है, तो सरकार को इस चीज को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही टूरिज्म पर भी बढ़ावा देना चाहिए और खिलाड़ियों के लिए कोई ट्रैक नहीं है इस तरीके का सेफ और सुरक्षित। तमाम दुर्घटनाएं, रेसिंग की जो बच्चे हैं, युवा हैं, रेसिंग की समस्याएं इतनी आए दिन उनकी जाने जाती है निर्दोष लोगों की, तो इस पर भी प्रॉपर रोक लगनी चाहिए। सरकार ये करती है, कुछ दिन कोई घटना हो जाती है तो सतर्क रहती है, उसके बाद फिर वही रूटीन पे आ जाती है। तो इसको कंटिन्यूअस देखा जाना चाहिए। इस बार यूपी लखनऊ से राजनाथ जी हैं तीसरी बार
हमारे लखनऊ के सांसद भारी बहुमत से बनेंगे। इसका कारण क्योंकि उनकी लोकप्रियता है, वो लोगों से कनेक्ट रहते हैं, मिलते भी रहते हैं। तो हमें लगता है इस बार उनके सामने कोई वो ऐसा नहीं है और वो ठीक ठाक वोटों से जीतने वाले हैं। भाई हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग पूरे सपोर्ट में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी फेवर हो। स्कूल की फीसें बहुत बढ़ गई हैं, 25% तक इस बार स्कूलों ने फीसें बढ़ा दी हैं। हम लोग चाहते हैं कि जरा ध्यान दिया जाए इस बात। सवेरे जो हम लोग जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो हम लोग को कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती। हर जगह तो ट्रैक उखड़े हुए हैं, ना रनिंग के लिए कहीं पे कोई जगह है, बस रोड पे ही दौड़ना पड़ता है जो कि सेफ नहीं है। जहाँ पे भी जाओ सारे ट्रैक उखाड़ रखे हैं, कहीं पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इन सब चीजों को जरूर देखना चाहिए। इस बार और जो लोकसभा चुनाव हो रहा है जी, इसमें क्या मुद्दा चाहते हैं आप और क्या उम्मीद करते हैं अपने नेता से? जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन हाँ जो सवेरे हम लोग अपने हेल्थ के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हाँ अपनी हेल्थ के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग की फैसिलिटीज जो है रोड पे प्रोवाइड होनी चाहिए। बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको हटाना चाहिए, तो ये काम तो होना चाहिए। लीक जैसी समस्या है, इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के लिए बहुत ही हानिकारक है और इन फ्यूचर हमारे युवा जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं पेपर लीक जैसी समस्या होने के बाद वो बहुत ही हताश हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे हमारी सरकार ध्यान दे। महिलाओं के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, किचन में सिलेंडर बहुत महंगे हो रहे हैं, सब्जी अनाज सब कुछ महंगा हो गया है। तो ये इतनी महंगाई के लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमारे बच्चों के लिए मेन ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको पेपर लीक जैसी समस्या है, फीस बहुत बढ़ रही है, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए सरकार को। लखनऊ की जनता तो एक तरफा ही वोट करती आ रही है लंबे समय से, और रही बात मुद्दों से तो यहाँ पे कोई दिमाग लगाता नहीं है अब कि जिसकी सरकार उसके साथ आप खड़े हो जाइए। जाम है इस पूरे शहर में, न कोई प्लानिंग है, न टाउनशिप की कोई प्लानिंग है, कुछ सब एडहॉक टाइप से चलता चला जा रहा है। लेकिन उन सबसे अतर राजनाथ जी और के पक्ष में अभी तक तो माहौल है। और रही बात जो विपक्ष का है, विपक्ष में कोई उनको चुनौती देता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ उनके खिलाफ कोई विपक्ष है राजनाथ सिंह के खिलाफ, ये भी नहीं दिख रहा है। हालांकि रविदास मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े लंबे समय से घोषित भी कर दिए गए थे, और आज तक के उनको कोई प्रचार करते हुए किसी ने देखा नहीं। देखिए, लखनऊ की जनता पिछले 40 साल से जो मुद्दे और जिस तरह का चुनाव देख रही है, इस चुनाव को भी वो ऐसे ही देख रही है और उन्हीं मुद्दों से देख रही है। लखनऊ उन शहरों में है जहां पे शहरी जीवन बहुत बेहतर हुआ है। सड़कें, स्वच्छता, सफाई, तमाम पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है और जिस तरीके से लखनऊ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड डेवलप्ड है, पतली गलियां हैं या कहीं पे पतली सड़कें हैं, तमाम तरीके की दुश्वारियां, इसके बावजूद लखनऊ पिछले 8-10 साल में बहुत बेहतर हुआ है। यहाँ का आबो हवा ठीक हुई है, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़्यादा आने से हवा में पोल्यूशन कम हुआ है। तमाम पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो गौरव है लखनऊ का, उसको ये रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आता है। रह गई बात पॉलिटिकल, तो ये सीट पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है पिछले 40 सालों से, और इस बार भी बीजेपी के साथ ही जाने की उम्मीद है। तो राजनाथ जी यहाँ कैंडिडेट है और मुझे लगता है कि उनकी सीट को लेकर अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत अपोजिशन के साथ है। उनके पास जो कैंडिडेट है वो सिटिंग एमएलए हैं और उनके क्षेत्र के ही लोग कह रहे हैं एमएलए साहब हैं तो लोकसभा लड़ रहे हैं, तो इधर के रहेंगे या उधर के। दूसरी बात ये भी है कि एक वजनदार प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले नहीं है। चुनाव को लेकर के लोगों की राय अलग अलग है। अब देखना है 20 मई को होने वाले मतदान में लखनऊ के लोग किसके सर पर ताज पहनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, जहां एक ओर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की लोकसभा सीटों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस बार मतदान को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आया। इस वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर क्या है राजनीतिक दलों की राय, इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। पहले और दूसरे चरण में बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद,
कांकेर समेत 4 सीटों पर मतदान हुए हैं। तीसरे चरण में 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। अधिक से अधिक वोट हों, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार अभियान चला रहा है, तो राजनीतिक पार्टियां भी लोगों से वोट करने की अपील करती नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहू का कहना है कि वोटिंग बढ़ाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता संकल्पित है। देश की सरकार को ताकत देने के लिए ये चुनाव हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि पहले चरण और दूसरे चरण में अंदरूनी क्षेत्रों खासकर जंगल और आदिवासी क्षेत्रों में वोट फीसदी बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में 4 महीने की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। ये मतदान देश के बदलाव के लिए है, ये मतदान नई सरकार बनाने के लिए है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, एक एक मतदाता तक जाए और मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। इसके लिए हर संभव सहयोग, जन जागरण और आग्रह लोगों से करें ताकि मतदान प्रतिशत पहले और दूसरे चरण में जिस प्रकार से रहा उसी तरह से तीसरे चरण में हो और ये उत्साहजनक रहा पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान। अंदरूनी क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि छत्तीसगढ़ में इस समय 4 महीने की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये मतदान देश के बदलाव के लिए है, ये मतदान देश में नई सरकार बनाने के लिए है और ये मतदान जो प्रतिशत बढ़ा है ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में है, आक्रोश में है। अब एक नजर पहले और दूसरे चरण के मतदान आंकड़ों पर डालें तो 2 चरणों में अब तक 4 सीटों पर मतदान हो चुका है। राजनांदगांव में 2019 में 76.04% मतदान हुआ, जो 2024 में बढ़कर 77.42% हो गया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 1.38% ज्यादा रहा। जबकि महासमुंद में 2019 में 74.51% मतदान हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 75.02% हो गया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 0.51% ज्यादा रहा। इधर कांकेर में 2019 के चुनाव में 74.26% मतदान हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 76.23% हो गया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 1.97% ज्यादा रहा। जबकि बस्तर में 2019 के चुनाव में 66.04% मतदान हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 68.30% हो गया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 2.26% ज्यादा रहा। माना जाता है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने का फायदा सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों को मिलता है और नुकसान सरकार में बैठी पार्टी को होता है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों के अपने अपने वोटर होते हैं जो अपनी पार्टी को ही वोट करते हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि वोट अलग अलग मुद्दों पर भी पड़ते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए 4 लोकसभा सीटों के मतदान में मत फीसदी पहले के मुकाबले बढ़ा है। 7 लोकसभा चुनाव में मत फीसदी अब कितना बढ़ेगा और इसका फायदा किसको मिलेगा, ये तब पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगी। फिलहाल बढ़े मत प्रतिशत ने दोनों ही दलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास पेशकश सत्ता का फाइनल में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।